अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं जनाब साजिदा व्लॉगी अपने व्लॉग के साथ। जी, तो ये महीना जो आप इस वक्त जिस महीने में बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं या किसी भी महीने में सुने, मैं तो गुफ्तगू आपसे इस महीने में कर रही हूँ। तो ये महीना है अक्टूबर का, यानी 10-10-20, यानी 10-10-20 का ये खूबसूरत महीना है। और इस महीने में मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। और इस महीने को सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इस महीने को रखा है। और इस महीने में सारी सेलिब्रेशन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हो रही है। इस महीने में बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम दिए जाते हैं, बहुत सारे जो है ऐसी चीजें डिस्कस की जाती हैं जिसकी लोगों को पता नहीं है, शऊर नहीं है। इस महीने में जनाब हम ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि जिनमें फ्री इलाज किया जाता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं, इलाज से मुराद ये कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो फ्री किया जाता है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से फ्री एग्जामिन्स है जो कि आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस का महीना है। और क्योंकि मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं ब्रेस्ट कैंसर की सर्वाइवर हूँ। तो इस ब्रेस्ट कैंसर के महीने में मैं चाहूंगी कि मेरी तरफ से कुछ ऐसे ब्लॉग्स बने जिसमें आपको जो है अवेयरनेस मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि ब्रेस्ट कैंसर की ये जो बीमारी है इसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, हमें किस तरह इन मुश्किलात का हल निकालना है, किस तरह जो है हमने सरवाइव करना है हंसते खेलते हुए। मैंने अपने एक ब्लॉग में ये बात आप लोगों से डिस्कस की थी कि ये मेरे लिए एक जर्नी थी। अगर मैं अपनी ब्रेस्ट कैंसर की पूरी जर्नी आपको बताने लगूं तो मुझे 2-3 ब्लॉग्स बनाने लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा कुछ करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मैं जरा सही होके बैठ रही थी बहरहाल, लेकिन मैं जरूर आपको बताऊंगी। हुआ कुछ यूं कि मेरा बड़ा बेटा जो कि 8 साल का है, उसने भी मेरा कोई खास फीड नहीं किया। उसके बाद मेरे दूसरे साहबजादे आए 2.25 साल के वक्फे से। तो वो जब उनकी पैदाइश हुई तो उस दौरान भी मुझे फीड नहीं आ रहा था। तो हॉस्पिटल में जो नर्स थी उसने तो जाहिर है कि मेरे फायदे के लिए ही बहुत कोशिश की कि किसी तरह मैं बच्चे को फीड करा लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। उसके बाद ये हुआ कि वो बच्चा मेरा 9-10 महीने का था। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कभी कभी नहाते हुए मैं ये चेक करती थी कि मेरी जो ब्रा है उसमें ब्लड लगा हुआ है। तो मैं ब्लड के स्पॉट्स मुझे नजर आते थे। ये बात जाहिर है कि औरत किसी और से तो कह नहीं सकती सिवाय अपने शौहर के। तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा आप जाएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। साहिबा ने जो है मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी और ये कहा कि भाई आप ये एंटीबायोटिक यूज करें और बाज दफा ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलें ठीक है। एंटीबायोटिक मैंने यूज की और उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने में मैं बिल्कुल सेट रही, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया कि जब भी आप नहाएं तो अपना एग्जामिन जरूर करें। वो मैं कर रही थी, प्रॉपरली कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि एक हॉस्पिटल में जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। तो अगर आप उसमें आना चाहें तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक है कि मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए ना बंदे को। मैं वहाँ गई, वहाँ पूरे पाकिस्तान की पहली ब्रेस्ट कैंसर की पीएचडी डॉक्टर बनफ्शा मौजूद थी। और डॉक्टर बनफ्शा ने जो है वहाँ सारा हम लोगों को लेक्चर दिया और एक एक चीज़ के बारे में उन्होंने हमें बताया। और वो बड़ी अच्छी हमारा सारा वो जो अवेयरनेस प्रोग्राम था रहा। डॉक्टर बनफ्शा की भी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपको अपने किसी ब्लॉग में बताऊंगी कि वो किस तरह अवेयरनेस प्रोग्राम दे रही होती हैं। बहुत काबिल डॉक्टर है और यहाँ हैदराबाद में लम्स में हेल्थ साइंसेस में डिपार्टमेंट में वो रिसर्च कर रही होती हैं। तो जी ये मुख्तसर सी बात मैं आपसे कर रही हूँ। उसके बाद ये कि उनका बहुत बड़ा तारुफ है।
उसके बाद मैंने उनसे डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि ये बाज दफा डक्ट प्रॉब्लम होती है, और डक्ट मेडिकली जुबान में जो है वो ब्रेस्ट के अंदर एक नस को कहते हैं जिससे दूध आता है, और बच्चे के दूध अल्लाह ताला ने एक जो सिस्टम बनाया हुआ है उस डक्ट के जरिए आता है। कहते हैं जब वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है, और बाज दफा हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो रही होती है, तो आप एंटीबायोटिक लें। मैंने कहा मैंने एंटीबायोटिक ली है, तो कहने लगी कि अच्छा अगर फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। खैर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मीडिया से ताल्लुक है, तो मेरा ऐसे लोगों से बहुत जल्दी मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है और मैं मिल लेती हूँ, वरना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है, टाइम लेना क्यों और फिर जाना, फिर ये बाहर। मैं 2 महीने गुजरे होंगे, 3 महीने गुजरे होंगे, उसके बाद दोबारा मुझे प्रॉब्लम नज़र आने लगी। मैंने फिर उन डॉक्टर से जिक्र किया, मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनफ्शा से मिलना है। उन्होंने कहा आप बिल्कुल लम्स में वो इस जगह बैठती हैं, वहाँ जाए। मैं डॉक्टर बनफ्शा के पास गई, उन्होंने कहा ऐसा करें, उन्होंने एक मुझे सर्जन का पता दिया, कह लगे कि आप वहां चली जाइए और वहां जाकर जो है अपना चेकअप करा लीजिए। मैं उनके पास गई, वो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि ये डक्ट प्रॉब्लम होती है और आपको डक्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हम आपकी डक्ट रिमूव कर देते हैं। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, हम आपको कुछ घंटे रखेंगे अपने पास और उसके बाद आपको घर भेज देंगे, ज्यादा ज्यादा 1 दिन रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है जी। मैं घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन 2-3 डॉक्टर से और मशवरा कर लेते हैं। फिर हमने बहुत सारे डॉक्टर से मशवरा किया, उसके बाद डिसाइड हमने ये किया कि डॉक्टर अकमल जमाल जो कि बड़े माने हुए नामी गिरामी सर्जन है, उनसे ऑपरेट करवाया जाए। उनके पास मैं गई, उन्होंने भी यही कहा कि बेटा ये डक्ट प्रॉब्लम है और ये डक्ट आप निकलवा लीजिए। मैंने कहा कोई टेस्ट वगैरह आपको कैसे पता चलेगा? कहला नहीं, डक्ट का कोई टेस्ट पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर होता है, अदर कंट्रीज में होता है, लेकिन वहां आप कैसे करवाएंगी? ये डक्ट प्रॉब्लम है, हम आप इसको रिमूव कर देते हैं। खैर डक्ट प्रॉब्लम हमने कहा सॉल्व करवाते हैं ना इसको, तो मैंने ऑपरेट करवाया। ऑपरेट हुआ मेरा, ऑपरेट होने के बाद उन्होंने वहीं के वहीं वो बायोप्सी के लिए वो जो डक्ट निकाली थी वो भेज दी आगा खान हॉस्पिटल। वो डक्ट बायोप्सी के लिए चली गई। घर आ गए हम, 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई तो हम वहीं के वहीं दोनों मियाँ बीवी वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब के पास चले गए, डॉक्टर अकमल जमाल के पास। उन्होंने जब वो रिपोर्ट देख रहे तो वो कभी मेरी तरफ देखते, कभी मेरे हस्बैंड की तरफ देखते, फिर रिपोर्ट को देखते, फिर मेरी तरफ देखते। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि सुनेंगी आप हौसले से। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, एक जब उन्होंने ये बात की तो एक होता है ना बंदे को एक अजीब सा एक खौफ सा होता है, एक डर होता है कि पता नहीं क्या आप डॉक्टर साहब कहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये आया है कि माइक्रो से आपके अंदर कैंसर का जरासीम नजर आ रहा है, यानी ये कि बिल्कुल माइनर सा है जो माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप पहली फुर्सत में कराची जाएं, या तो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल या फिर आगा खान में आप अपना चेकअप करा लीजिए फौरन। अच्छा, मेरी फैमिली में मेरी बड़ी भाभी को ये प्रॉब्लम उन दिनों चल रहा था और वो ट्रीटमेंट है, माशाल्लाह वो हयात है और अपनी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहतमंद जिंदगी दे, उनका साया हम सबके सरों पे सलामत रखे। तो वो सारी चीजें ज़ाहिर है कि मैं पहले से मेरे जहन में मौजूद थी कि मैंने वहाँ डॉक्टर साहब ने मुझे कहा परेशान नहीं हो, हिम्मत करनी है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब परेशान नहीं हो, बीमारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह लेके चलेंगे, अल्लाह पाक ने दी है तो वही उसका कोई हल भी निकालेंगे। बहरहाल मैं और मेरे हस्बैंड सीधे वहां से चले और हम रास्ते भर दोनों खामोश रहे ना, और सीधे मैं अपनी बहन के आई क्योंकि मेरे दोनों बच्चे मेरी बहन के घर थे। तो मैं वहां आई तो बहन ने मेरी दरवाजे से ही शक्ल देख के मुझे कहा कि कोई अच्छी खबर है, क्या है, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? तो जी मेरी बहन ने जब मुझसे पूछा तो जाहिर है कि एक अजीब सा तो होता है ना चेहरे से ही। मैंने कहा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया। तो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। भाभी को फोन में लाया, डॉक्टर की टाइमिंग पूछी, उन्होंने कहा सुबह बैठेंगी डॉक्टर लियाकत नेशनल में,
डॉक्टर रोफीना सुमरो। पब्लिक सर्विस मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुफीना सुमरो हूँ। आज हम आपसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में थोड़ी मालूमात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है और पूरी दुनिया में भी हर 8-9 ख़वातीन में से एक ख़ातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का इम्कान है। पाकिस्तान में शरह एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर कॉमनेस्ट कैंसर है और ये जो है इंडिया और बाकी मुल्कों से भी यहाँ ज़्यादा पाया जा रहा है। जो चीज़ मुख्तलिफ हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर वेस्ट के मुकाबले में हम कम से कम 10 साल पहले दे रहे हैं, तो हम यंग ख़वातीन में देख रहे हैं। और दूसरा अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर जो देख रहे हैं वो एडवांस स्टेज पे देखते हैं। बाहर के मुल्कों में अर्ली से अर्ली जो हम स्टेज 1 पे पकड़ लेते हैं वो 50% से ज़्यादा है और हमारे यहाँ वो शरह अभी तक 10% तक भी नहीं पहुँची है। ब्रेस्ट कैंसर का जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है कि जितना जल्दी हम उसको पकड़ेंगे, जितनी अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करेंगे, उतना ही उसका बर वक्त और मुकम्मल इलाज हो सकता है। हमको जल्दी पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए कि हर औरत को चाहिए अपने आप को महीने में एक दफ़ा ख़ुद एग्ज़ामिन करके देखें कि उनके ब्रेस्ट में कोई तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही है, साइज़ में, शेप में कोई गुठली तो नहीं है। और अगर कोई भी तब्दीली नज़र आई है तो इसका मतलब डरना नहीं चाहिए और जाके फ़ौरन अप्रोप्रिएट डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है 40 साल के ऊपर ख़वातीन को हर 2 साल पे 1 साल पे मैमोग्राम करना चाहिए। ये ब्रेस्ट का एक स्पेशल एक्सरे होता है, उससे आम तौर पे कम से कम 2 साल पहले हम बीमारी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, अगर हमको कोई चीज़ नज़र आ जाए तो प्लीज़ उसको कंफर्म करने का क्या तरीका है, वो एक बायोप्सी होती है। बायोप्सी से प्लीज़ डरे नहीं। अक्सर लोगों को ये होता है कि अगर उसको लोहा लग जाए या हम नीडल लगा दें तो फैल जाता है, लेकिन आजकल के दौर में बग़ैर बायोप्सी के कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है। ये आम टेस्ट है जो एक टीका लगा के स्पेशल सुन करके लेते हैं, उससे हमें एग्जैक्टली कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है या नहीं है, किस किस्म की गुठली है, और उससे हमें और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आगे मरीज़ों की हेल्प में, मैनेजमेंट में हमको फ़ायदा होता है। हमको और उससे बचाव के क्या तरीके होने चाहिए? हर औरत को चाहिए कि अपने आप को तवज्जो दे। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे काबू में नहीं है, जैसे अर्ली पीरियड्स होना, देर से मेंसेस बंद होना, और जो है फैमिली में अगर किसी को है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम टोबैको स्मोकिंग बंद करें, जिन ख़वातीन में या जिन मुल्कों में अल्कोहल इंटेक है उनको बंद करें, अपना वज़न काबू में रखें, स्पेशली अगर वज़न बढ़ता है और वो भी मेनोपॉज के बाद जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, अगर बढ़े तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। हेल्दी डाइट लें, सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाई रिच फैट कंटेंट वाली डाइट को हम मिनिमाइज़ करें, और बाकी जो सारी बीमारियों के लिए हम मशवरा देते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हेल्दी इंटेक लें, और एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको वेट काबू कंट्रोल करने में आएगी। और अगर हम हफ्ते में 3-4 दिन वॉक करें, 45 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, तो ये आपको अपने फिट रहने में, और ये चाहे दिल का मरीज़ हो या कैंसर्स हो, इन सारी चीज़ों पे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने सेहत का ख्याल रखें, और स्पेशली ख़वातीन के लिए मैसेज है कि ख़ातून अगर घर में सेहतमंद है तो पूरा घर सेहतमंद है। तो हर ख़ातून को चाहिए कि चाहे, क्योंकि ये गुठलियाँ जब भी बीमारी होती है ये तकलीफ़ नहीं देती हैं, तो ख़ातून जो है घर की, वो अपने बच्चों और मेल मेंबर्स पे तवज्जो दे देते हैं और अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, और कोई भी आपको तब्दीली महसूस होती है तो अप्रोप्रिएट डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपकी बर वक्त डायग्नोसिस हो के और आपका बेहतरीन इलाज हो सके। थैंक यू। और हम पहुंच गए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए। उसके बाद सुबह सवेरे जो है डॉक्टर रुफीना सुमरो को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में जाके हमने अपना चेकअप कराया। उन्होंने हमें टेस्ट लिख के दिए। वो 13 से 14 टेस्ट थे जो मुझे कराने में तकरीबन 2 से ढाई महीने लगे, क्योंकि हर टेस्ट की रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगता है। और वो 2 से ढाई महीना मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम वाला था, क्योंकि इस दौरान ना कोई मेडिसिन थी ना कुछ था। पूरे ख़ानदान को पता चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता कि मुझ में ये प्रॉब्लम आ गई है।
फिर सबके फ़ोन कॉल्स आती थी, सब मुझे तसल्ली देते थे। बहरहाल टेस्ट भी कोई आसान काम नहीं है ना कराना सारे, ये तो। और फिर आपकी सपोर्ट, मुझे पैसों के हवाले से सपोर्ट तो लोगों की इतनी नहीं हुई, लेकिन मोरल सपोर्ट बहुत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा भाई, जो कि सिर्फ मुंह बोला भाई है, आरिफ अमेरिका में रहता है, उसने मेरी सपोर्ट की और मैं उसके थैंकफुल हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि मैं यहाँ उसका थैंक्स करूँ। तो मोरल सपोर्ट मुझे मिलती रही। फिर कुछ मेरे मियाँ जहाँ काम करते हैं उस कंपनी की तरफ से यूँ जो है हमने अपने सारे चेकअप्स वगैरह कंप्लीट करवाए। और जब मैं वहाँ डॉक्टर साहिबा के पास पहुँची हूँ तो उन्होंने कहा कि बेटा ये अब आपका फर्स्ट स्टेज हो गया है। माइनर पे आप आई थी, लेकिन टेस्ट में इसमें इतना टाइम लगा और अब मैं आपको सिर्फ 10 दिन दे रही हूँ। विदिन 10 डेज आपको रिमूव करवाना होगा ये। और नहीं, उससे पहले ये हुआ कि जब टेस्ट रिपोर्ट्स आई तो उन्होंने कहा आपका हर टेस्ट क्लियर आ रहा है। फिर उन्होंने आगा खान अपने पास से एक लेटर पैड पे लिखकर और भेजा कि दोबारा इसको देखें। दोबारा आगा खान से आया, उन्होंने कहा नहीं है माइनर सा। फिर उन्होंने कहा कि आप एक और टेस्ट कराएं जो कि लास्ट टेस्ट होगा और वो होगा MRI। ब्रेस्ट कैंसर की इंतहाई मुश्किल टेस्ट है ना, वो तो मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। अल्लाह पाक किसी दुश्मन से भी वो टेस्ट ना करवाए। अगर मैं उस टेस्ट की सूरत हाल आपको बताने लगूं तो आप कहेंगे कि वाकई में आपकी हिम्मत थी। वो टेस्ट कुछ इस तरह से होता है कि आपको मशीन के अंदर पूरा जाना पड़ता है। वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा MRI क्या होते हैं। उसमें आपके दोनों ब्रेस्ट एक होल जो होता है, होल होते हैं 2, उसके अंदर डाल दिए जाते हैं और उल्टा लिटा के मशीन के अंदर, उल्टा लिटाते हैं ना, उल्टा लिटा के मशीन के अंदर सीधे हाथ करवा के बिल्कुल ले जाते हैं, जैसे छिपकली की पोजीशन होती है ना उस तरह। और फिर ये कहा जाता है कि आप सांस भी लेंगे तो इतने मध्यम लेंगे, अगर जरा भी आप हिली तो आपका MRI खराब हो जाएगा। और वो MRI तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट का। अब आप सोचिए, आखिर में तो नौबत ये आ गई थी कि मैं सांस मुझसे लिया नहीं जा रहा था, मेरी आंखों से और नाक से पानी बहना शुरू हो गया था और मुंह खोल के मैं अजीब स्टाइल से सांस लेने लग गई थी। फिर वो लास्ट टाइम पे कोई 15 मिनट पहले या क्या एक इंजेक्शन लगाने आते हैं, वो मैं अब उसका नाम भूल रही हूँ, कोई एक टेस्ट की वजह से ही वो इंजेक्शन लगता है। जब वो इंजेक्शन लगाने मुझे वो लेडी आई तो मैंने कहा खुदारा मुझे यहाँ से हटा लो, वरना मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं रो रही ना, तो उन्होंने कहा कि लोग तो, आपने इतना टाइम तो कर लिया 1 घंटा 30 मिनट, लोग तो आधा घंटा क्या 10 मिनट भी इस तरह नहीं लेट सकते, और जहाँ इतना आपने किया है तो 15 मिनट और सब्र कर ले, थोड़ा सा ही वक्त रह गया। आप यकीन कीजिए वो 15 मिनट मैंने जिस तरह पूरे किए ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक कब्र की सूरत हाल थी जिसमें मुझे मैं इतनी असियतनाक तरीके से उसमें लेटी हुई थी और मेरा टेस्ट हो रहा था। मैंने उससे कहा ये कोई आसान वे में टेस्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमारे पास यही टेक्नोलॉजीज हैं, आगे देखेंगे क्या हो, दुआ कीजिए कि अच्छा कुछ हो। फिर वही होता क्या है कि जब मुझे उस मशीन से बाहर निकालते हैं तो मैं लिटरली रो रही थी ज़ारों कतार। मैं ऑपरेट के वक्त नहीं रोई, मैं कीमोथेरेपी के वक्त नहीं रोई, उसके बाद की तकलीफ में नहीं रोई, लेकिन जब MRI हुई और ख़त्म होने के बाद जब मुझे उठाया गया, उसमें मेरी सिस्टर थी और 2 लेडी थी, उन दोनों ने मिलके मुझे सीधा किया। और फिर जब मुझे उठाया तो मेरी बॉडी एक तरह से अकड़ गई थी और मुझसे सीधा नहीं हुआ जा रहा था और मैं ज़ारों कतार रो रही थी और मेरी बहन मेरे साथ साथ रो रही थी। और वो टेस्ट मैं कहती हूँ इंतहाई मुश्किल टेस्ट था। खैर उसकी रिपोर्ट आई तो वो ये आई कि मेरे ब्रेस्ट में कोई गिल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे ब्रेस्ट में नसों के गुच्छे हैं, तो उनमें कहीं कहीं जर्रात पाए जा रहे हैं।
अब ये फैसला डॉक्टर साहिबा का था कि उन्होंने कहा कि अब आपको पूरा ब्रेस्ट रिमूव करवाना पड़ेगा, कोई छोटा सा पार्ट हम नहीं निकाल सकते। ज़ाहिर है हमें नहीं पता कि बॉडी के किस हिस्से में वो फैला हुआ है। बॉडी से मुराद ये कि ब्रेस्ट के किस हिस्से में, अल्लाह ना करे कि बॉडी में हो पूरे में, ब्रेस्ट के किस हिस्से में, इसलिए हमें पूरा आपका ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ेगा। और आपके पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन के अंदर अंदर आपने इसको रिमूव करा लेना है, वरना ये फैल जाएगा मजीद आगे। तो मैं हैदराबाद आई, हैदराबाद आकर मैंने मजीद कोई 3-4 डॉक्टर्स से सारा मशवरा किया। उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट पूरा रिमूव करवाना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि फिर 15 से 16 साल बाद या 10 से 15 साल बाद ये बीमारी दोबारा आ जाती है। तो बेहतर ये कि आप इसको जड़ से ख़त्म करें। मेरे हस्बैंड थोड़े से परेशान थे, लेकिन बहरहाल सब लोगों ने उनको समझाया, सब लोगों ने उन्हें कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे तवक्कल करें। फिर मैंने इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में भी हाँ आई, तो मैंने कहा कि नहीं बस अब हाँ आ गई है तो ऑपरेट कराना है। फिर जाके हमने ऑपरेशन का टाइम लिया और ऑपरेट की मुझे डेट मिल गई। आगे क्या हुआ ये मैं आपको अपने कैंसर के अगले पार्ट में बताऊंगी। और ये चाहेंगे कि इससे पहले कि आप मेरा कैंसर का सेकंड पार्ट सुने, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि, और उसके ऑल को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे की जर्नी भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।